Good morning. Now we will see next concept from the chapter number 4, that is the safety management. आज हम लोग देखेंगे फायर ड्रिल क्या रहती है, नीड फॉर फायर सेफ्टी मैनेजमेंट, जनरल सेफ्टी नॉर्म्स, प्रिवेंटिव मेजर्स एंड सेफ्टी प्रोसीजर। शायद आज का लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि अभी यहाँ पे कल से लाइट नहीं है, तो अपलोडिंग में भी प्रॉब्लम आएगा और बैटरी भी डाउन है, ठीक है। बट डोंट वरी, ये वीक में ही अपना तीसरा चौथा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, जिसका एक या दो ही पेज बचे हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फायर ड्रिल क्या रहती है। ड्रिल क्या रहती है? एक प्रैक्टिस रहती है, आपने देखा रहेगा टीवी पे, या फिर मॉक ड्रिल बोलते हैं पुलिस की, एक प्रैक्टिस टाइप। तो फायर ड्रिल इज़ अ मेथड ऑफ प्रैक्टिसिंग हाउ बिल्डिंग वुड बी इवैक्यूएटेड। अगर बिल्डिंग इवैक्यूएट करनी है, खाली करनी है, तो कैसे करेंगे। ये एक टाइप की प्रैक्टिसिंग है कि कोई भी भूल नहीं जाए, नहीं तो सब कुछ अपने पास है और टाइम पे आग लग गई तो क्या करने का है वो इंसान को सोचता नहीं, कहाँ पे क्या है, सब चीज़ें होके भी ना के बराबर होती है। उससे अच्छा रेगुलर प्रैक्टिस इनसे वो चीज़ कभी भी कुछ सच में होता है तो वो हम लोग क्या करते हैं, कैसे भागने का, कहाँ से भागने का, कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के, ये जान सकते हैं। तो यही क्या होती है आपकी फायर ड्रिल। ये देखो दिख रहा है। स्टेप्स इन अ फायर ड्रिल क्या है? कम्युनिकेट विद द लोकल चीफ और अ फायर मार्शल। सबसे पहले लोकल चीफ या फिर फायर मार्शल से कम्युनिकेट करो। क्रिएट एन इन हाउस सेफ्टी कमेटी। इन हाउस सेफ्टी कमेटी मतलब जो खाली अंदर का ही देखेगी, वो वाली सेफ्टी कमेटी को इस्टेब्लिश करो। कम्युनिकेट द इवैक्यूएशन, कहाँ से भागना है और कहाँ से नहीं भागना है, कहाँ से रास्ता बंद हो सकता है, अगर आग लग गई तो लिफ्ट से नहीं जाना है, हम लोग को जीने से उतरना है, ये सब रास्ते डिसाइड करो। कौन सा जीना वापस से, ऐसा जीने पे नहीं जाना है जो आगे चल के बंद हो जाए, जो बाहर लेके जाए, ऐसे टाइप का रास्ता डिसाइड करो। अल्टरनेट रूट्स इन अ केस इफ इन इमरजेंसी, अल्टरनेट रूट कौन से है वो ढूंढ के दो। और कंडक्ट अ फायर ड्रिल रेगुलरली। ड्यूरिंग फायर ड्रिल क्या करते हैं कि एन इंडिविजुअल द डोर्स क्लोज द डोर आफ्टर एग्जिटिंग रूम। नहीं तो क्या होती है, आग बाहर आ सकती है, इसलिए जितने भी दरवाजे बाहर चले जाए, जैसे शिप में दिखाते हैं कि शिप डूब रही है तो जितने हो सके उतने दरवाजे बंद कर देते हैं सो दैट जो पानी वाटर आगे आगे नहीं बढ़े और बंद दरवाजे से एक वैक्यूम जैसा क्रिएट हो और बोट ज़्यादा टाइम तक तैरने में मदद हो। सिमिलर टाइप का कंसेप्ट अप्लाई करो। रिमेन काम एंड प्रोसीड टूवर्ड्स द नियरेस्ट एग्जिट। शांति बनाए रखो, अगर शांति से काम नहीं रहा तो सब वो क्या बोलते हैं, कैओस मच जाएगा, जो आग लगने से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है बाद में। एंड इंडिविजुअल असेंबलिंग एट द डेसिग्नेटेड मस्टर पॉइंट आर फायर वर्क वार्डन्स इंश्योरिंग सेफ्टी इवैक्यूएशन और ऑफ और इंडिविजुअल्स। ये सब देखना है पहले। फायर ड्रिल के बाद में क्या देखना है, रिकॉर्ड टोटल इवैक्यूएटिंग टाइम, कितने लोग बाहर पड़े, अलार्म बजा के नहीं, कितने टाइम में बाहर पड़े, सब कुछ नॉर्मल आने में नॉर्मल आया क्या, सब कुछ में क्या आएगा, अलार्म अगर बज रहा है तो ड्रिल मॉक ड्रिल होने के बाद वो क्या होना चाहिए, वापस से अपनी जगह पे आना चाहिए, रीसेट होना चाहिए। नहीं तो वो बज गया मतलब स्टॉप हो गया और सच में आग लगेगी तभी वो बजेगा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फॉर्म बाकी सबको, जो बाहर चले गए उनको सबको इन्फॉर्म करो कि अंदर आ जाए करके। एंड कीप रिकॉर्ड ऑफ अ फायर ड्रिल। एडवांटेज क्या होता है, ये इंश्योर करता है दैट पीपल एग्जिट इन अ टाइमली मैनर। पीपल नो इवैक्यूएशन, कौन से रास्ते से जाना है, कभी जाना है, क्या प्रोसेस करनी है, कौन से डोर बंद करने हैं, क्लोज करने हैं। बाद में फायर अलार्म जो सिग्नल है वो चालू है भी कि नहीं है, नहीं तो फायर ड्रिल में मालूम पड़ता है कि 10 सिग्नल है तो उसमें से खाली 10 जगह पे 10 है, 10 रूम में उसमें से 7 जगह के चालू है तो 3 जगह का क्या, ये सब मालूम पड़ता है कहाँ पे, आपके फायर ड्रिल में। फायर ड्रिल का ऑब्जेक्टिव क्या है, गिविंग एम्प्लॉय एन अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस इमरजेंसी प्रोसीजर। सेकंड, डिटरमाइनिंग इफ एम्प्लॉय अंडरस्टैंड एंड कैरी आउट इमरजेंसी ड्यूटी, के एम्प्लॉय को ड्यूटी इमरजेंसी में क्या है वो समझती है क्या, और समझती है तो वो निभा सकता है क्या, ये जानना। इवैल्यूएटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इवैक्यूएशन प्रोसीजर, इवैक्यूएशन प्रोसीजर का इंपॉर्टेंस क्या है, वो कितना इफेक्टिव रह सकता है ये जान लेना। ये सब कुछ क्या है, ऑब्जेक्टिव। और फायर ऑफ अ फायर ड्रिल, तो वो क्या है, फायर प्रॉन प्लेसेस जो रहती है, मतलब जहाँ पे ज़्यादा आग लग सकती है तो 3 मंथ में एक बार, ये ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकता है। और अदर वर्क प्लेस में कितना है, 6 महीने में एक बार। अभी नीड फॉर सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, वर्क प्लेस सेफली है
ये जानने के लिए, या फिर वर्क प्लेस सेफ होनी चाहिए, इसके लिए। सेकंड में बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट फॉर एम्प्लॉई। द सॉफ्टवेयर सिस्टम यूज इन सिस्टम मैनेजमेंट ऑलवेज हेल्प टू रिकॉर्ड, मैनेज एंड एनालाइज द सेफ्टी रिलेटेड डेटा। जो सॉफ्टवेयर रहेगा वो कैप्चर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, और मेंटेनेंस के बाद एनालाइज करने के लिए डेटा इंपॉर्टेंट रहता है। सेंट्रलाइज कंपायरेंस फ्रॉम ऑल लोकेशन। ये इंश्योर क्या करता है, सेंट्रलाइज कंपायरेंस। सेंट्रलाइज मतलब एक ही जगह पे, कंपायरेंस मतलब जो गलतियाँ हुई है उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना। सेफ्टी मैनेजमेंट मेक स्टैंडर्डाइजेशन। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन प्रोसेस होती है। तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गई तो क्या होता है कि लोकेट दैट सो दैट ऑल लोकेशन ऑपरेट यूनिफॉर्मली। सारी की सारी लोकेशन को यूनिफॉर्मली ऑपरेट करने के लिए काम में आता है। करेक्टिव एक्शन प्लान। जो गलतियाँ हुई थी या फिर जो गलतियाँ हुई है उसको करेक्शन करो, ये वाला एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट करने के लिए। बाद में टू प्लेस अ एम्प्लॉय इन अ सूटेबल जॉब टू देयर वर्क रिस्ट्रिक्शन। ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हो जाए इसके लिए क्या रहता है, सेफ्टी मैनेजमेंट ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट है सेफ्टी नॉर्म्स फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट। यूज पीपीई। पीपीई का फुल फॉर्म आएगा अलग अलग, लेकिन आपको प्रॉपर लिखना है। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये होने चाहिए। बाद में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज एनीथिंग दैट इज यूज टू प्रोटेक्ट ह्यूमन बॉडी। कोई भी चीज़ जो ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आती है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मस्ट बी अवेलेबल एंड इन अ गुड कंडीशन। वो है लेकिन टूटे फटे हुए हैं या फिर वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड ही नहीं कर पाते, कुछ मतलब का है क्या नहीं। हेड प्रोटेक्शन, तो हेड शॉक से मतलब कुछ तो गिरे उसके ऊपर आग लगे, या फिर कुछ तो चीज़ों का पेनेट्रेशन, मतलब मान लो कि ड्रिल मशीन गिर गया तो लगेगा उसी के साथ में सर में अंदर वो भी वो जा सकता है, खिला जा सकता है। इससे बचने के लिए हेड प्रोटेक्शन। सेकंड क्या है, आयरन फेस प्रोटेक्शन। आँख में कुछ चला गया, लिक्विड, केमिकल, गैस या फिर मेटर का पार्ट या फिर मेल्ट हुआ मेटर, ये सब मुंह पे भी उड़ सकता है, मुंह को भी रख सकता है और आँख में भी जाता है। आँख में आया गया तो पार्शियल डिसेबिलिटी से परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, जो एक बहुत बड़ा लॉस है, तो उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करो। हियरिंग प्रोटेक्शन, बहुत सारे आवाज़ रहते हैं जो अगर कान में जाए तो कान के पर्दे फट सकते हैं। इंसान परमानेंटली बहिरा हो सकता है, वो उसको सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा होने से अच्छा, वो देखा है हेलीकॉप्टर में बैठते तभी उनके ईयरफोन जैसे रहते हैं, हेडफोन वो बहुत अलग टाइप के रहते हैं, उनमें आवाज़ भी आता है। जो वो बात करते हैं वो छोड़ के जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड, इंजन, उनके आवाज़ से बचने के लिए वो कान उनके ढके हुए होते थे। या फिर जो खदान में सुरंग का स्पोर्ट करते हैं या फिर न्यूक्लियर टेस्ट करते हैं या फिर अलग अलग टेस्ट करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे बहुत बड़ा आवाज़ आने वाला है, साउंड नॉइज़, वो उसके लिए अलग से ईयर प्रोटेक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ होता है। हैंड एंड फुट प्रोटेक्शन। हैंड, कोई मशीनरी में हाथ जा सकता है, पैर पे कोई हेवी मशीन गिर सकता है, उंगलियां कट सकते हैं, पूरा हाथ डैमेज हो सकता है, तो ऐसे टाइम पे या फिर गर्मी या फिर कोई लिक्विड से इंजरी हो सकती है, ये सबसे बचने के लिए हैंड एंड फुट प्रोटेक्शन। देन प्रोटेक्टिव क्लोथिंग एंड पर्सनल हाइजीन। प्रोटेक्टिव क्लोथिंग मतलब क्या, पूरे बॉडी के ऊपर प्रॉपर क्लोथिंग होनी चाहिए। अगर कुछ भी केमिकल उड़ता है या फिर हीट या फिर अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट लो, उससे भी बचने के लिए अलग टाइप का किट रहता है। शर्ट के स्लीव्स लॉन्ग नहीं होने चाहिए अगर मशीनरी पे काम कर रहे थे हो तो। ज्वेलरी शुड नॉट बी वॉर्न। दागिने मत पहनो, उसके रिएक्शन भी हो सकते हैं, वो बीच में भी आ सकता है। या फिर गले का लंबा लॉकेट है, मान लो आप कुछ काम करने के लिए झुके और बेल्ट में भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लॉकआउट ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ऑल एम्प्लॉई शुड फॉलो द स्ट्रिक्ट प्रोसीजर टू लॉकआउट ऑफ एनर्जी सोर्सेज। ऑल इक्विपमेंट सर्किट शुड बी लॉकआउट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द एक्सीडेंटल ऑपरेशन। डू नॉट अटेम्प्ट टू ऑपरेट एनी स्विच वॉल बेयरिंग अ लॉक। लॉक प्रॉपर होना चाहिए, जिसको लॉक किया है उसका मतलब क्या है, वो प्रॉपर कंडीशन में नहीं है या फिर कोई ऑथराइज पर्सन ही उसे ऑपरेट कर सकता है। तो जो चीज़ें लॉक की गई है उनको ऑपरेट करने की कोशिश मत करो। हैंड टूल एंड पोर्टेबल पावर टूल सेफ्टी। और पर्सन शुड यूज पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट वाइल यूजिंग टूल्स। के पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनने है, जैसे गार्ड है, शील्ड है, देखिए ठीक है। ऑलवेज यूज राइट टूल फॉर अ राइट जॉब। ठीक है कि मान लो कि आप स्क्रू ड्राइवर से
होल गिरा सकते हो थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्क्रू ड्राइवर से ही होल गिराओ। वो स्क्रू ड्राइवर टूट सकता है, उसकी ब्लेड का टुकड़ा आगे का जो पॉइंटर है वो टूट के आँख में लग सकता है, हाथ में लग सकता है, या फिर वो स्क्रू ड्राइवर अपनी जगह से हिल गया तो अपने हाथ को इंजरी हो सकती है। इसका मतलब है हर एक टूल, प्रॉपर टूल जो चीज़ के लिए बनाया गया है उसी को यूज़ करो, और जो काम के लिए जो टूल चाहिए वही यूज़ करो। डर टूल्स आर मोर डेंजरस देन शार्प टूल। शार्प टूल्स क्या रहते हैं, प्रॉपर उसी के लिए बने रहते हैं। डर टूल्स मतलब किसी नट बोल्ट में प्ले है तो उसका बैलेंसिंग जा सकता है। हथौड़ी, हैमर, उसका जो आगे का पार्ट रहता है वो ढीला है तो क्या हो सकता है, वो मारते टाइम छूट सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। वाइल वर्किंग विथ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इंश्योर मेटल हैंड टूल्स आर इंसुलेटेड। अगर आप इलेक्ट्रिक से फील्ड से रिलेटेड काम कर रहे हो तो क्या कंसेप्ट देखो कि जो मेटल पार्ट है या फिर जहाँ पे शॉक लग सकता है वो प्रॉपरली कवर होना चाहिए। नेवर यूज कंप्रेस एयर टू रिमूव द डस्ट एंड डेब्रिस फ्रॉम क्लोथिंग। कंप्रेस एयर को यूज़ मत करो, किसके लिए, डस्ट रिमूव करने के लिए। कंप्रेस गैस सिलेंडर यूज ओनली दो सिलेंडर डेट आर अप्रूव फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन। जो इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन है वही उसके लिए अप्रूव जो गैस सिलेंडर है वही यूज़ करो। क्लोज द सिलेंडर मेन वॉल, प्रॉपर जो सिलेंडर की मेन वॉल है उसको बंद क्या करो। रिमूव एनी रेगुलेटर्स, टाइटन द सिलेंडर वॉल कैप, जो कैप है उसको टाइट बंद करो। सिलेंडर में बी रोल फॉर मूविंग पर्पज बट नॉट ड्रैग, सिलेंडर को खींच के मत लेके जाओ, गोल गोल रोल करके लेके जाओ। रेगुलेटर्स एंड प्रेशर गेज आर टू बी यूज ओनली गैसेस फॉर विच दे आर डिजाइन। जो वॉल जो गैस के लिए जो प्रेशर के डिज़ाइन की गई उसी के लिए यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि कोई भी गैस के लिए कोई भी वॉल अप्लाई करो, क्योंकि गैस क्या होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर से भरा हुआ रहता है, वो वॉल को डिसेबल कर सकता है, वो गैस बाहर आ सकता है, बाहर आके वो इन्फ्लेमेबल भी रह सकता है या फिर पॉइजनस भी रह सकता है, टॉक्सिक रह सकता है, जो आफ्टर और आपके ऊपर एडवर्स इफेक्ट ही करने वाला है। और एलिवेटर के बाजू में उसको मत रखो। वेल्डिंग एंड कटिंग टूल्स, वेल्डिंग और कटिंग टूल्स के लिए क्या है, तो रेजिस्टेंस ग्रोव्स पहनो, जो क्या है फायर रेजिस्टेंस। नहीं तो वेल्डिंग करते करते हाथ में वो चटका लग गया, हाथ जल गया, हो सकता है, बराबर है। यूज़ अ लेडर कैप पहनो, हॉट स्पार्किंग जहाँ पे होता है वहाँ पे। हार्ड हैट शर्ट भी, जो ऊपर हार्ड हैट रहती है जिसके ऊपर कुछ गिरे तो नॉर्मली लगे नहीं, ऐसे चीज़ें पहनो। गॉगल, हेलमेट एंड शील्ड शुड बी यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, नहीं तो आँखों के ऊपर एडवर्स इफेक्ट करता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो उसके टुकड़े उड़ते हैं, वो आँख में जा सकते हैं और आँखों को तकलीफ हो सकती है। पावर मूवर्स एंड ट्रैक्टर्स आर डिज़ाइन टू सीट ओनली द ड्राइवर, क्योंकि ट्रैक्टर बिक्टर में बाजू वाले को सीट नहीं रहती, क्योंकि ट्रैक्टर उबड़ खाबड़ जगह में चलता है, तो बाजू में जो रहेगा उसको पकड़ने के लिए कुछ नहीं रहेगा, वो गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। बट वाइस वर्सा, उसके अपोजिट ट्रैक्टर जो चलाता है उसके पैर क्लच ब्रेक पे होते हैं, हाथ में हैंडल रहता है और अच्छे से उसको पोजीशन रहती है। अवॉइड लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कम है तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इफेक्ट कर सकता है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड करो। अवॉइड स्लिपिंग एंड ट्रैपिंग सरफेस, स्लिपरी सरफेस रहेगा उसको अवॉइड करो, वो देख के चलो। ये है आपकी क्या, तो जनरल सेफ्टी नॉर्म्स फॉर एन इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, आगे का हम लोग कल देखेंगे, बुक में के इमेजेस पढ़ो, कल अपना ये 4th चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, यानी होप सो नेक्स्ट वीक में हम लोग 5th चैप्टर उसके साथ 100% सिलेबस आपका ख़त्म हो जाए। ठीक है, थैंक यू।